मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस ने मंगलवार शाम लाल किले पर लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च निकाला। इस विरोध के दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ में झंडा और पोस्टर लेकर निकले और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। बढ़ते विरोध के दौरान पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया, हालांकि बाद में कुछ को रिहा भी कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे कि कल शाम 7 बजे पार्टी के सभी सांसद और नेता कार्यकर्ताओं के साथ लाल किले से टाउन हॉल तक लोकतंत्र बचाओ मशाल क्रांति मार्च में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर कहा कि रात के करीब 10 बज रहे हैं। एक महिला सांसद और आईवाईसी की हमारी महिला पदाधिकारियों को दिल्ली पुलिस बिना किसी एफआईआर के, बिना महिला पुलिस की मौजूदगी में हिरासत में लेकर पिछले 2 घंटों से दिल्ली की सड़कों पर घुमा रही है। अमित शाह जी, अगर ये आपकी बेटियां होती तो दिल्ली पुलिस का यही रवैया होता। इसके अलावा पार्टी द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। संसद के अंदर और बाहर हमारी आवाज को खामोश किया जा रहा है। हमारे नेता को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और अब हमें चलने नहीं दे रहे। ये क्या डेमोक्रेसी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और हम स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम कम पढ़े लिखे हैं और चीजों को ठीक से नहीं समझते हैं। यह चिंताजनक है। इसके साथ ही केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को अडानी के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि अडानी उन्हें बताता है कि इस देश में कंपनी खरीदते हैं, इसके पीछे सीबीआई ईडी लगाते हैं, बदले में 10 से 20% कमीशन मिलता है। मोदी अडानी के रिश्तों को लेकर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से अडानी जी की यानी मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़ रुपए की थी। साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी इतनी संपत्ति लेकर कहाँ जाओगे? आपने 7 साल में इतना लूट लिया। 1947 से 2014 तक सारी सरकारों को मिलाकर देश पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था। वहीं 2014 से 2023 यानी 8 साल में देश पर कर्ज 85 लाख करोड़ रुपए है। ये पैसा कहाँ है? ये पैसा गया तो जनता की जेब से, अडानी की जेब और मोदी जी की जेब में। कल मंगलवार शाम को बीजेपी के नए दफ्तर के उद्घाटन में पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान हाल ही में चल रही विपक्षी एकता की अटकलों और कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ एक मंच पर आने की तैयारी में हैं। इसी के साथ कांग्रेस पर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर लूटा। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करवा दी है और बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार से घिरे सैकड़ों अधिकारियों को जबरन घर भेजा गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार भ्रष्टाचार पर ऐसी चोट हो रही है। अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करने के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च महीने में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने सरकार से 6 महीने के अंदर अमरावती को राजधानी के तौर पर तैयार करने का आदेश दिया था। वही मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि अदालत 11 जुलाई को इस मुद्दे से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ अनुरोध पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि साल 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश को 10 साल के अंदर नई राजधानी बनाने के आदेश दिए गए थे। 10 सालों तक दोनों ही राज्य हैदराबाद को राजधानी के तौर पर उपयोग करने वाले थे। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड राजधानी के निर्माण की योजना बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। राजधानी के लिए हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था और नई राजधानी के निर्माण के साथ बड़ी योजनाएं तैयार की गई थीं। वहीं मई 2019 में जब रेड्डी मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार ने भूमि अधिग्रहण में बड़े रियल एस्टेट घोटाले का आरोप लगाया और अमरावती में नई राजधानी की योजना भी बनाई और एपी कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को खत्म कर दिया। बाद में रेड्डी ने विकेंद्रीकरण की घोषणा करते हुए एक नया कानून पारित किया और कहा कि राज्य की 3 राजधानियां होंगी। कुर्नूल में एक न्यायिक राजधानी, अमरावती में एक विधायी राजधानी और विजाग में एक कार्यकारी राजधानी बनाई जाएगी। कानूनी मुसीबत के बाद सरकार ने तब अपना विकेंद्रीकरण बिल वापस ले लिया और नवंबर में एपीसीआरडीए को रद्द कर दिया।
दिल्ली के छावला गैंग रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा विचार करने से मना कर दिया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने दोषियों को बरी करने वाले आदेश को सही माना है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। पुलिस ने कहा था कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। साल 2012 के इस मामले में पीड़िता को भयंकर यातनाएं देकर मारने के लिए निचली अदालत और हाई कोर्ट ने 3 लोगों राहुल, रवि और विनोद को फांसी की सजा दी थी, लेकिन 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इसी आदेश पर दोबारा विचार की मांग दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार की तरफ से की गई थी। वहीं कल मंगलवार को जारी आदेश में बेंच ने दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले में पहले दिए गए आदेश में कानूनन या तथ्यात्मक दृष्टि से कोई कमी नहीं है। वहीं बाकी याचिकाओं पर कहा कि आपराधिक मामले में ऐसे लोगों की याचिका पर विचार नहीं हो सकता जिनका मामले से संबंध नहीं है। दरअसल साल 2012 में दिल्ली के छावला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। इसमें मूल रूप से उत्तराखंड में रहने वाली अनामिका दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला के कुतुब विहार में रह रही थी और 9 फरवरी 2012 की रात नौकरी से लौटते समय उसे कुछ लोगों ने जबरन अपनी लाल इंडिका गाड़ी में बैठा लिया। 3 दिन बाद उसकी लाश बहुत ही बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के खेत में मिली। दुष्कर्म के अलावा उसे असहनीय यातना दी गई थी। वहीं लड़की के अपहरण के समय के चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने लाल इंडिका गाड़ी की तलाश की। कुछ दिनों बाद उसी गाड़ी में घूमता राहुल पुलिस के हाथ लगा। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया और अपने दोनों साथियों रवि और विनोद के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक तीनों की निशानदेही पर पीड़िता की लाश बरामद हुई। डीएनए रिपोर्ट और दूसरे तमाम सबूतों से निचली अदालत में तीनों के खिलाफ केस साबित हुआ। 2014 में पहले निचली अदालत ने मामले को दुर्लभतम की श्रेणी का मानते हुए तीनों को फांसी की सजा दी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित, दिनेश माहेश्वरी और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच और मुकदमे के दौरान बढ़ती गई लापरवाहियों के आधार पर यह फैसला दिया। मंगलवार को हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए हेट स्पीच को खत्म करना जरूरी है और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में की गई कार्रवाई पर केंद्र से सवाल भी पूछे हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हेट स्पीच को लेकर 18 एफआईआर दर्ज की हैं और याचिकाकर्ता सिलेक्टिव केस नहीं ला सकते, वो सभी धर्मों के मामले लाएं, अन्यथा याचिकाकर्ता की सद्भावना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता केवल एक विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच से संबंधित अखबारों की खबरों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।